प्रिय मित्रजन, गांव, कस्बों और शहरों में रह रहे भाइयों और बहनों, आप सभी को मंगल शुभकामनाएं। हर दिन सुबह ठीक 8 बजे सागर सैनिक यूट्यूब चैनल पर प्रसारित 8 AM न्यूज बुलेटिन आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब करें अपने मोबाइल में यूट्यूब पर जाकर सागर सैनिक को। तो लीजिए, अब प्रस्तुत है 8 AM न्यूज बुलेटिन की ताजा तरीन खबरें। हिंदुस्तान में असल कोरोना शुरू हुआ है। अब कंधे पर पूरी गृहस्थी उठाए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते मजदूर। ट्रेन भी चली लेकिन काफ़ी नहीं, बसें दौड़ रही हैं लेकिन काफ़ी नहीं। WHO का कहना है कि कोविड-19 महामारी को नियंत्रण करने में 4 से 5 साल का समय लग सकता है। हम भूल गए हैं अतीत में विदेशी कारोबारियों और कंपनियों ने कितना नुकसान किया। सोशल मीडिया पर किसी मुद्दे को लेकर कोई पोस्ट डाली जाए और उस पोस्ट पर मात्र 5-6 दिन में 1 लाख से अधिक कमेंट आ जाएं, तो यह बात ध्यान आकर्षित करती है। यह कोई टिकटॉक जैसे मनोरंजक प्लेटफॉर्म की पोस्ट नहीं है और न कमेंट करने वाले अनपढ़ हैं, बल्कि 1 लाख से अधिक कमेंट उन युवक युवतियों ने दर्ज किए हैं जो मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर यह मामला क्या है। जब आप इसे पूरा सुनेंगे तब ही समझ पाएंगे इस मामले की गंभीरता। मध्य प्रदेश में कोरोना के संक्रमण से विद्यार्थियों को सुरक्षित रखने के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता गया और वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल गड़बड़ा गया। बढ़ते संक्रमण के बीच ही सरकार ने कॉलेज के छात्र छात्राओं की परीक्षा संपन्न कराने का निर्णय ले लिया। अगर देश में प्राकृतिक महामारी कोरोना नहीं फैलती तो सब कुछ आम दिनों की तरह सामान्य चल रहा होता। कॉलेज खुलते, कॉलेज में पढ़ाई होती, समय पर कोर्स पूरा हो जाता और निर्धारित समय पर वार्षिक परीक्षाएं संपन्न हो जाती। समूचे मध्य प्रदेश में शायद ही कोई छात्र यह मांग करता कि उसे जनरल प्रमोशन दिया जाए। अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर जनरल प्रमोशन की मांग उठाता तो उसे जूते पड़ते, यानी ऐसे किसी अभियान को रत्ती भर समर्थन नहीं मिलता। मगर आज कोरोना संक्रमण काल में इंटरनेट के माध्यमों से यह मांग तेजी से उठ रही है कि कॉलेज छात्र छात्राओं को जनरल प्रमोशन दिया जाए। करीब 5 दिनों में 1 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने जनरल प्रमोशन के समर्थन में कमेंट किए हैं। जिस तरह के कमेंट किए जा रहे हैं उनमें छात्र छात्राओं का आक्रोश भी झलक रहा है। लगता है सरकार द्वारा परीक्षा कराए जाने का फैसला लेने के बाद बयानबाजी में कोई चूक हुई है। बहरहाल यहाँ बता दें कि इंटरनेट पर जिस मंच से यह अभियान छेड़ा गया है उसका नाम दिया है जनरल प्रमोशन टू MP स्टूडेंट, वॉइस ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम इंदौर एंड एवरी कॉर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। इस अभियान में किए जा रहे कुछ कमेंट यहाँ प्रस्तुत हैं, मगर उसके पहले सुनिए यह वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर चल रहे इसी अभियान का हिस्सा है। आज से कुछ दिनों पहले दिनांक 25 मई को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मामा जी एवं राज्यपाल जी के बीच हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सभी विश्वविद्यालय एवं कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को जून में आयोजित कराया जाएगा। महोदय, हम आपके इस निर्णय का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, किंतु आपने एक बार भी यह नहीं सोचा होगा कि इस परिस्थिति में परीक्षा कराने का परिणाम क्या होगा। आप अपनी हर बात में यह कहते हैं कि छात्रों की परीक्षाओं को लेकर और उनकी सुरक्षाओं को लेकर बहुत सी ऐसी तैयारियां की जा रही हैं जिससे किसी भी छात्र को कोरोना संक्रमण से कोई हानि नहीं होगी। आज हमारे देश के कोरोना योद्धा, समाज सेवी, पुलिस, डॉक्टर और हमारी सेना अपनी पूरी ताकत और जिम्मेदारी के साथ PPE किट पहने हुए अपनी पूरी सुरक्षा के साथ इस महामारी से लड़ने में लगी हुई है
ताकि हमारे देश में एक नया सवेरा हो सके, किंतु फिर भी वह इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं। आज बहुत से छात्र ऐसे हैं जो अपने घर को लौट चुके हैं, जो अपने शिक्षा क्षेत्र में मौजूद न होने के कारण अपनी परीक्षा की तैयारियों को पूरा नहीं कर पाए हैं। बहुत से छात्र ऐसे भी हैं जिनके माता पिता इस महामारी के कारण अपने कारोबार से हाथ धो चुके हैं। महोदय, हमें इस कोरोना महामारी से डर नहीं लगता है, हमें परीक्षा देने से डर नहीं लगता है। डर है तो सिर्फ इस बात का कि आज जिन्होंने हमें बाल पोस के इतना बड़ा किया है, इतनी मेहनत से अपनी इतनी शिक्षा प्राप्त करवाई है, आज अगर हमें कुछ हो गया तो उन माता पिता का ख्याल कौन रखेगा। आपसे मैं यही निवेदन करता हूं कि आपने जो परीक्षा की तारीख जारी की है, आप इस परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाएं। इस परीक्षा को उस समय संचालित किया जाए जब सभी क्षेत्र ग्रीन जोन में बदल जाए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस बात को एक मुख्यमंत्री के नाते ना सोचकर एक पिता के नाते सोचिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम विद्यार्थी वर्ग अपनी योग्यता साबित करने तैयार हैं, लेकिन क्या आप अपनी योग्यता साबित करेंगे? चुनाव में खड़े होकर दिखाइए, क्योंकि आपने तो जनरल प्रमोशन लिया है। जब आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने उस समय चुनाव के बिना हमारे देश का भविष्य खतरे में नहीं था। अगर ऐसा हो सकता है तो हमें सामान्य पदोन्नति क्यों नहीं मिल सकती? आपने तो अपने भांजा भांजियों की खूब चिंता कर ली मामा जी, परंतु उपचुनाव भी नजदीक ही हैं। कहीं आपे भांजा भांजी भी न आपके भविष्य की चिंता कर लें। मामा जी, यदि आप हमारा सपोर्ट नहीं कर सकते तो आगामी चुनाव में हम युवा आपका चाहते हुए भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। यदि किसी छात्र को परीक्षा के दौरान संक्रमण होता है तो उसके जवाबदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। भारत में कोविड-19 का आंकड़ा 2 लाख तक पहुंचने वाला है, लेकिन हमारे शिवराज मामा जी को परीक्षा लेने की सूझ रही है। इनका क्या है, किसी को कुछ हुआ तो वो तो बैठे हैं, मुआवजा दे देंगे। जब बिना विधायक बने लोग मंत्री बन सकते हैं तो छात्र बिना परीक्षा दिए अगली कक्षा में क्यों नहीं बैठ सकते? जब ऐसे लोग सरकार चला सकते हैं तो क्या पूरे प्रदेश का भविष्य खतरे में नहीं है? यदि 1 वर्ष जनरल प्रमोशन देने से देश का भविष्य खतरे में आ सकता है, तो हर वर्ष आरक्षण के आधार पर सरकारी नौकरी देने और महाविद्यालय में प्रवेश देने से देश का भविष्य खतरे में नहीं पड़ता क्या? आदरणीय सीएम जी को स्टूडेंट की मेहनत की इतनी ही परवाह है तो क्यों हर साल इतने सारे बच्चे रिजल्ट खराब आने की वजह से सुसाइड करते हैं? महोदय जी, मुझे परीक्षा देने इंदौर जाना पड़ेगा और मुझे वहां रुकना भी पड़ेगा, तो यदि इस बीच कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके भांजा भांजी भी पृथ्वी ग्रह के निवासी हैं और आप उन्हें ही मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। एग्जाम कैंसिल हो जाने से तो केवल भविष्य ही खतरे में है, लेकिन अगर परीक्षा हुई तो छात्र की जान ही खतरे में है। बताओ, अब जान पहले या भविष्य? सोशल मीडिया पर इस अभियान में 1 जून की शाम तक 1,02,000 कमेंट दर्ज हो चुके हैं। छात्र छात्राओं की नाराजगी में बहुत से कमेंट इतने तीखे हैं कि हम यहाँ उनका उल्लेख करने में असमर्थ हैं। कोरोना काल में वे घर बैठे सोशल मीडिया के जरिए अपना गुबार निकाल रहे हैं, लेकिन उनकी मन की दशा समझने और उसे चिंगारी देने के लिए कोई मिल गया सत्ताधीशों की डगर बहुत कठिन हो जाएगी। प्रख्यात समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। हिंदुस्तान में वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने न्यूज चैनलों के साथ ही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर तमाम आइडिया और हथकंडे अपनाकर चुनाव अभियान चलाया। चैनलों और सोशल मीडिया मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, वामपंथी और क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी की जमीन खिसक गई। इसके बाद जितने भी राज्यों में चुनाव हुए, सब जगह सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ता गया। इस खबर में यह भूमिका हमें इसलिए बतानी पड़ी
क्योंकि सोशल मीडिया का यही प्लेटफॉर्म सरकारों के लिए खतरे की घंटी बनने जा रहा है। अब आंदोलन के लिए जयप्रकाश नारायण जैसे किसी महान नेता की जरूरत नहीं है। अब प्रदर्शन करने के लिए किसी बड़े मैदान और साजो सामान की जरूरत नहीं है। युवाओं को अपनी बात कहने और उसे तेजी से बढ़ाने का प्लेटफॉर्म मिल गया है। युवाओं के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में इंटरनेट है। यह सुविधा युवाओं को अपनी बात आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। क्या लोहिया जी की यह बात अब सच होने जा रही है? क्या आप जानते हैं कि सागर जिले में एक स्थान ऐसा भी है जहां 200 साल पहले क्वारंटाइन क्षेत्र बनाया गया था। आपके सामने इसे खोजकर ला रहे हैं सागर सैनिक प्रतिनिधि मनोज तिवारी। दुनिया में कोरोना संक्रमण के चलते इस वायरस पर नियंत्रण, उपचार और निगरानी के उपाय किए जा रहे हैं। कोरोना से निपटने के इस अभियान में कंटेनमेंट क्षेत्र और क्वारंटाइन जैसे शब्द हमारे सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के पहले हमने अपने जीवन में कंटेनमेंट क्षेत्र और क्वारंटाइन शब्द सुने ही नहीं थे, न ही हमें पता था कि डिक्शनरी के यह शब्द कहाँ उपयोग होते हैं, जबकि आज तमाम व्यवस्थाओं और खबरों में यही 2 शब्द गूंज रहे हैं। क्वारंटाइन वह जगह है जहां उस व्यक्ति को रखा जाता है जिसकी निगरानी करना है, यह देखने के लिए कि कहीं वे संक्रमण का शिकार तो नहीं है। अनेक व्यक्ति जो एक ही क्षेत्र के हैं मगर अलग अलग घरों से हैं, संक्रमण की वजह से उनकी निगरानी करने के लिए एक स्थान विशेष बनाकर वहां रखा जाता है, जिसे क्वारंटाइन किया जाना बताते हैं। बहरहाल श्री मनोज तिवारी ने जो पड़ताल की है, सुनिए वे क्या कहते हैं। वैसे तो मालथुन एक ऐतिहासिक नगरी है जिसमें प्राचीन किला, प्राचीन तालाब के अलावा ऐसे अनेक प्राचीन स्थल हैं जो मालथुन को एक अनोखी नगरी का स्वरूप प्रदान करते हैं। देश और दुनिया में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन, क्वारंटीन और क्वारंटाइन ऐसे शब्द उभर कर आए जो आज शहरों, कस्बों और गांवों के हर उम्र के व्यक्तियों की जुबान पर हैं। लेकिन मालथुन वासियों को क्वारंटीन शब्द कोई नया नहीं है। जी हाँ, आज हम आपको मालथुन स्थित करीब 200 साल पहले बना क्वारंटीन हॉल दिखाएंगे, जिसे मालथुन नगर के सभी निवासी बहुत पहले से परिचित हैं। अंग्रेजों के ज़माने में बनाया गया यह क्वारंटीन हॉल आज अपने अवशेष के रूप में जीवित है। आज कोरोना वायरस से फैली महामारी में हर गांव, शहरों में क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं, लेकिन मालथुन में स्थित करीब 200 वर्ष पुराना यह क्वारंटीन सेंटर क्यों और किसके लिए बनाया गया, देखिए यह खास रिपोर्ट। मालथुन निवासी समाज सेवी डीबी तिवारी बताते हैं कि बहुत सालों पहले राजस्थान सहित अन्य राज्यों से गायों के झुंड जो हजारों की संख्या में होते थे, जिन्हें बुंदेलखंड की भाषा में हेड़ें कहा जाता था। इन हेड़ों के झुंड में गायों को अनेक प्रकार की बीमारी भी होती थी, जिनसे मालथुन की गायों, जानवरों में यह रोग ना फैले, इसके लिए अंग्रेजों के समय यह क्वारंटीन हॉल बनाया गया था। इसी क्वारंटीन सेंटर में मालथुन की सभी गायों और गौवंशीय जानवरों को क्वारंटाइन किया जाता था, जो आज भी पशुपालन विभाग के कब्जे में है। हालांकि देखरेख के अभाव में यह क्वारंटीन सेंटर अपना वजूद खो चुका है। मालथुन वासी आज भी इसे क्वारंटीन हॉल के नाम से जानते हैं। के समय पे जब गांव में जानवरों में महामारी होती थी, किसी तरह के बेखरा टाइप के जो रोग होते थे, तो चूँकि पहले जानवरों का यहाँ से वहाँ ले जाना, राजस्थान से राजस्थानी आज भी लाते हैं, ऊँट लाते हैं, बकरी लाते हैं, तो वो जानवर भी लाते थे, उनको बोला जाता था बुंदेलखंडी में हेड़। तो उनमें उनसे संक्रमण, जानवरों से संक्रमण गांव के जानवरों में ना फैले, इसलिए यहाँ पे जी पशु चिकित्सालय या उस समय क्वारंटाइन सेंटर केवल जानवरों के लिए यहाँ पे अंग्रेज़ों के समय में बनाया गया था। तो गांव के बाहर उनको, जानवरों को जो संक्रमित होते थे जानवर, उनके लिए यहाँ पे रखा जाता था। क्वारंटीन एरिया ही है जी, उसका नाम ही क्वारंटीन एरिया कहते हैं उसको, उसी नाम से सब लोग पूरे गांव में उसी को जानते हैं, क्वारंटीन। पुराना होगा जी, अब इसका इतिहास जी समझ लो लगभग 200 साल के लगभग तो है कम से कम, जब से व्यवस्था यहाँ रही है जानवरों के लिए, तब से पुराना ये है। हाँ। खुरई के जगजीवन राम वार्ड में फिर मिला कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज। शिवाजी वार्ड का पहला मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंचा और दूसरे की खबर आ गई
एसडीएम स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने महावीर वार्ड की सीमा से लगी जगजीवन राम वार्ड की गली को प्रशासन ने बनाया कंटेनमेंट एरिया। खुर्रई वासियों और प्रशासन ने कोरोना वायरस से पीड़ित पहले मरीज के स्वस्थ होने पर राहत की सांस ली थी कि शाम होते होते सूचना मिली कि 45 वर्षीय मरीज पॉजिटिव आया है। फिर क्या प्रशासन को तत्काल अपने अमले के साथ जगजीवन राम वार्ड का रुख करना पड़ा। इस खबर के साथ ही नगर में सुगबुगाहट शुरू हो गई कि अभी कोरोना वायरस से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। खुर्रई के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी शेखर श्रीवास्तव ने उक्त मरीज से मोबाइल पर बात की तो उसने बताया कि वह अस्थमा का मरीज है, उसका इलाज चल रहा था झांसी में, 15 दिन से घर पर बीमार था और वे 12 मई को एक बारात में ललितपुर गया था। लौटने के बाद अस्थमा ज्यादा होने पर भाग्योदय अस्पताल में डॉक्टर नितिन जैन को दिखाया था, जहां से उसे बीएमसी भेज दिया गया। बीएमसी में सैंपल लेने के उपरांत उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। मरीज के परिवार में अभी 4 सदस्य घर पर है। मरीज का वास्तविक निवास खेजराईजट गांव में है। एसडीएम मनोज चौरसिया ने वार्ड के सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करवाई है। अब जांच का विषय यह है कि उक्त व्यक्ति कोरोना वायरस की चपेट में कब और कहां आया। क्या भाग्योदय तीर्थ अस्पताल में इलाज कराते हुए, या ललितपुर में बारात में शामिल होने पर, या अपने गांव खेजराईजट में रहते हुए। सागर से रिपोर्ट आने के पश्चात उसका मोबाइल नंबर दिया हुआ था। उसके मोबाइल से जब मैंने बात की उससे, तो उसका ये कहना था कि वो अस्थमा का पुराना मरीज़ है। अस्थमा के मरीज का अपने बीमारी का इलाज कराने के लिए वो भाग्योदय अस्पताल गया था। 27 तारीख को वो भाग्योदय अस्पताल में भर्ती हुआ था। 28 तारीख को वहाँ के डॉक्टर ने सलाह दी सैंपल कराने के लिए, तो उसने मेडिकल कॉलेज में अपना सैंपल करवाया, जिसकी रिपोर्ट कल आई है। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी। मेरे द्वारा से संपर्क किया गया उससे, तो उसने ये बताया कि वो मेडिकल कॉलेज में है, उसका एक लड़का भी उसके साथ में है और उसका परिवार महावीर वार्ड और जगजीवन राम वार्ड में एक्चुअली रहता है। तो वहाँ पे वोडाफोन ऑफिस के पास में उसका परिवार रहता है। उसके परिवार में पत्नी और बच्चे और भाभी के 2 बच्चे हैं। तो रात ही में टीम भेजकर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई। तो आसपास के घरों की भी थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई। चूँकि वो खेजराईजट गांव से बिलोंग करता है, तो हो सकता है उनके परिवार का कोई गांव का आदमी उनके पास आया हो या ये लोग कहीं गए हों। तो वहाँ पे भी रात ही में टीम को भेजकर खेजराईजट गांव में भी डिजिटल अपनी थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई है। सुबह 4 बजे बस हादसा। नींद के झोंके में प्रवासी श्रमिकों से भरी बस पुलिया से टकराई। बड़ा हादसा टला मालथौन से पत्रकार सुरेंद्र जैन ने बताया है कि सुबह 4 बजे करीबन नेशनल हाईवे 44 सागर झांसी मार्ग पर प्रवासी श्रमिकों से भरी बस नींद के झोंके में पुलिया से टकरा बुरी तरह हादसाग्रस्त हुई, जिसमें सवार श्रमिक बाल बच गए। एमपी के देवास से यूपी के 50 अधिक प्रवासी श्रमिकों को स्लीपर कोच बस से यूपी बॉर्डर छोड़ने जा रही यात्री बस सागर जिले के थाना मालथौन अंतर्गत टिटवा फाटक के पुल से टकरा गई। बस बुरी तरह हादसाग्रस्त हुई। बस पुलिया के ऊपर लटक गई। बस के चारों टायर व्हील सहित निकल गए। पुल की रेलिंग पर लटक गई। बस हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता बस तेज रफ्तार में थी। बस चालक को आंख लग गई और पुल से टकरा गई। गनीमत रही बस पुलिया से नीचे नहीं, बस लटक कर रह गई। सवार मजदूरों ने चालक तरफ की खिड़कियों में कूदकर जान बचाई। हादसे में आधा दर्जन सवार श्रमिक घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सूचना पर थाना पुलिस और 108 एम्बुलेंस से पहुंची। घायलों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बस चालक रफीक खान ने बताया कि ये मजदूर मुंबई से आए थे। एमपी के देवास से इंदवा बॉर्डर से लेकर आ रहे हैं। यूपी एमपी के अटा बॉर्डर छोड़ना था। बस हादसा का कारण छपकी लगने कारण होना बताया, जब उसने देखा कि सवारी इधर उधर भाग रही थी, जिसकी पुलिस को सूचना दी। सब इंस्पेक्टर राजेश सिकरवार ने बताया कि देवास से चलकर ये बस आई मालथौन बॉर्डर पर 27 सवारियों को छोड़ने आई थी। इसमें 10 सवारियों को सागर में उतार कर आया है। ड्राइवर को नींद आने कारण बस पुलिया से टकरा गई, जिसमें 2 सवारी घायल हुई। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वे नॉर्मल है, कोई हताहत नहीं हुआ। राहगीर जो अपने परेशान है कोरोना में, अभी देवास से ये बस चली हुई है अपने बॉर्डर के लिए। MP02 37 है, कितना है। ड्राइवर को नींद आने से बरोदिया और मालथौन के बीच में पुल से टकराने से हताहत हुआ। अभी कोई सवारी ज़्यादा हताहत नहीं हुआ उसमें, 2 आदमी घायल हुए, वो भी नॉर्मल है। हॉस्पिटल भेज दिया गया है अभी इलाज हेतु। और
सभी सवारियों को बॉर्डर पे लिफ्टिंग करा के पहुँचा दिया गया। आगे क्या होता है उसको देख के। कितनी सवारी है? लगभग 45 सवारी है इसमें भी। अभी फ़िलहाल 37 है इसमें। कुछ सवारियाँ सागर के अंदर उतार के आया हुआ है ये। महाराजपुर पुलिस ने अवैध गुटखा फैक्ट्री पर मारा छापा। भारी मात्रा में कच्चा माल एवं मशीनें की बरामद। महाराजपुर थाना पुलिस ने लॉकडाउन की अवधि में अवैध गुटखा का निर्माण कर रहे व्यापारी की फैक्ट्री पर छापा मार कार्रवाई की है। इस दौरान भारी मात्रा में कच्चा माल, मशीनें एवं रैपर बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक कुमार सौरभ के निर्देशन एवं एसडीएम महोदय खजुराहो के मार्गदर्शन में महाराजपुर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रकाश पटेल की टीम के द्वारा की गई है। महाराजपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुसमा के एक व्यापारी द्वारा गुंदारा हार में अवैध रूप से गुटखे का निर्माण किया जा रहा है। सूचना की तस्दीक पर पुलिस ने कार्यवाही की एवं गुंदारा हार में सुरेश चंद्र गुप्ता के खेत पर बने मकान में छाप मारा। मकान से गुटखा बनाने वाली मशीन एवं गुटखा बनाने में प्रयोग होने वाली सुपारी, तंबाकू, पैकिंग वाले पाउच, इलेक्ट्रॉनिक कांटे सहित अन्य सामानों की जब्ती की है। साथ ही पुलिस द्वारा सुरेश चंद्र गुप्ता के भाई चंद्रशेखर गुप्ता निवासी कुसमा की किराना की दुकान पर भी कार्रवाई की गई, जिसमें अवैध रूप से बीड़ी बंडल एवं तंबाकू सुपारी मिश्रित गुटखा का विक्रय करते हुए पाया। इस पर पुलिस ने जब्ती की कार्रवाई करते हुए 11,520 की कीमत के तंबाकू युक्त पदार्थ जब्त किए हैं। पुलिस द्वारा आरोपी सुरेश चंद्र गुप्ता एवं आरोपी चंद्रशेखर गुप्ता निवासी कुसमा के विरुद्ध लॉकडाउन के उल्लंघन की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51B के तहत मामला दर्ज करके घटना को विवेचना में लिया है। आज दिनांक को ये सूचना मिली कि जो सुरेश चंद्र गुप्ता है निवासी कुसमा के हैं, ये जो है एक गुंदारा हार में एक कमरे में जो है अवैध रूप से तंबाकू मिश्रित गुटखा का निर्माण कर रहे हैं। उस सूचना पे मेरे द्वारा जो है अपने फोर्स के साथ सूचना मिलने पर दबिश दी गई थी और वहाँ से करीब हमको जो है उनका जो गोदाम है वहाँ से तंबाकू, सुपारी, गुटखे और पाउच जो है उसके बनाने की मशीन, रैपर आदि जब्त किया गया है। इसके साथ ही साथ इनका एक कस्बा जो है कुसमा में एक गोदाम भी था, वहाँ से भी हमने कार्रवाई की है और वहाँ से भी माल जब्त किया गया है। इस प्रकार से करीब इनका 2,02,500 रुपये का माल जब्त किया गया है। मौसम ने ली करवट। नवतपा की तेज धूप से कुछ हद तक लोगों को निजात मिली। नेपानगर में पेरी मानसून ने दी दस्तक। तेज हवा आंधी के साथ हुई तेज बारिश। करीब 1 घंटा ओलोगिर हुई बारिश से नेपानगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर तबाही मचा दी। कई घरों के टीन तक उड़ गए तो किसी के घर के पास लगे कई सालों से स्थापित विशाल काया वाले वृक्षों ने भी अपनी जमीन छोड़ रहवासियों के मकानों को अपनी चपेट में ले लिया तो ग्राम रतागढ़ में पेड़ ने रोड पर गिर आवाजाही बंद कर दी। इस तबाही का मंजर नगर के चारों तरफ देखने को मिला। लोग गिरे हुए पेड़ों के काटते हुए देखे गए। इस कारण नगर की कई घंटों तक बिजली गुल रही। घरों की लाइट नहीं होने से लोग उमस से परेशान होते रहे। नेपानगर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश से हुई तबाही की सूचना मिलते ही नेपानगर तहसीलदार सुंदरलाल ठाकुर और नगरपालिका अध्यक्ष राजेश चौहान ने वार्डों का दौरा कर लोगों के घरों में हुई नुकसानी का जायजा लेकर पटवारी को पंचनामा बनाने के लिए कहा। साथ उचित मुआवजा देने की बात भी कही। आपको बात दे कि आए इस आंधी तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का हुआ है। उनके खेतों में लगाई गई केली की फसल के सैकड़ों पेड़ आड़े गिर गए हैं, जिससे क्षेत्र के किसानों को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। और हवा तूफान आए थे तो मेरा घर भी पूरा नुकसान, टीवी भी का भी सबका नुकसान हो गया। खाना पीने का सुबह से खाना नहीं खाया हमने, जानवर भी दब गए हमारा घर पे। इसलिए जो भी पटवारी द्वारा सर्वे कर जो भी पात्र होंगे उनको हम मुआवजा वितरण करेंगे। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर पटेल द्वारा 1 जून को जारी बुलेटिन में 8 नए केस कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी दी गई है, जिनमें जिला चिकित्सालय की एक युवा नर्स तथा पुलिस थाना केंट का एक सिपाही शामिल है। आइए सुनते हैं बीएमसी के डीन डॉक्टर पटेल से विस्तृत जानकारी। दिनांक 1/6 को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के वायरोलॉजी लैब से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अभी तक
8 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से 3 मरीज जो कि सदर निवासी है, जिनकी उम्र एक की 74 वर्ष, एक की 73 वर्ष और तीसरे की 54 वर्ष है। ये तीनों पुरुष सदर निवासी है। अगला जो मरीज एक 24 वर्षीय महिला जो भगत सिंह वार्ड मोतीनगर निवासी है। 5वां एक 40 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल जो कि थाना कैंट निवासी है। अगला एक 23 वर्षीय महिला जो जिला अस्पताल में नर्स के पद पर पदस्थ है। अगला एक 55 वर्षीय जो कि महिला जो कि बजरंग वार्ड गड़ाकोटा के निवासी है। अगला 8वां जो है वो 50 वर्षीय पुरुष जो कि गुरु गोविंद सिंह वार्ड के निवासी है। इस तरह 8 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही साथ आज 7 मरीजों को जो स्वस्थ हो चुके थे उन्हें डिस्चार्ज किया गया। इस तरह बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से अभी तक जो डिस्चार्ज की संख्या 95 हो गई है। धन्यवाद।